नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आज आपका जो है रिजल्ट आ गया है। तो अगर आप सफल हुए हैं तो आपको बहुत सारी बधाई। ज़िंदगी में आप और आगे अच्छा करें, पीएचडी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने और खूब उन्नति करें। लेकिन अगर आपका रिजल्ट सकारात्मक नहीं रहा है तो मन बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। रीस्टार्ट करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर मेहनत करेंगे और कभी न कभी तो सफल हो ही जाएंगे। तो हम लोग जो है तैयारी करेंगे 2024 की, जून की, दिसंबर की, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। कहाँ तक भागेगी हमसे सफलता? जितना भागेगी हम उसका उतना जो है पीछा करते जाएंगे। तो हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो अरस्तू को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरस्तू के जीवन पे, फिर उसके बाद जो है हम अरस्तू की रचनाओं पे भी बात करेंगे और अरस्तू की रचनाओं के बाद जो अरस्तू के 3 काव्य संबंधी सिद्धांत हैं उनमें से पहला है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है त्रासदी का सिद्धांत और तीसरा है विरेचन का सिद्धांत। तो तीनों इस क्लास में नहीं पढ़ सकते वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें जो है हम लोग अरस्तू का परिचय और जो है अरस्तू के अनुकरण का सिद्धांत पढ़ लेंगे और शेष जो सिद्धांत बचेंगे वो इससे बाद वाली कक्षा में हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्लास शुरू करें उससे पहले आप जो है मुझे सिर्फ 5-10 मिनट दीजिए। मुझे जो है 2-3 बातें आपको बतानी है। जल्दी सी बातें खत्म करके हम लोग शुरू करते हैं अपनी शानदार सी क्लास को। तो मुझे बताना यह है कि अगर आप नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप भाई हमसे जुड़ें। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पे हिंदी के सेकंड पेपर का कंप्लीट पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा और उसके संग आपको जो है पीडीएफ वगैरह मिलेंगी और इस चैनल पे आपको प्रत्येक रविवार को जो है प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है हिंदी से, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है। आप पढ़ते याद करते करते चीज़ें भूलने न लगे, इसके लिए आपका रिवीजन लगातार होता रहे। तो आपको जो है प्रश्नोत्तरी भी करवाई जा रही है। इसके लिए आपको कोई शुल्क दे नहीं है। आपको करना बस इतना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये जो है मुझे आपसे बताना था। अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास और पढ़ना शुरू करेंगे अरस्तू को। और आपको बता दें कि इससे पहले की क्लास में हम लोग प्लेटो को पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है और पढ़ना शुरू करते हैं अरस्तू को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरस्तू का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में और इनका देहांत हुआ 322 ईसा पूर्व में। इनका जो मूल नाम था वो था अरिस्तोतिलेस। ये जो है इनका मूल नाम था और इनके पिता का नाम था निकोमैकस। और ये जो निकोमैकस थे ये जो है सिकंदर के पितामह, वही सिकंदर महान जो है इतिहास में प्रसिद्ध हुआ सिकंदर महान के नाम से, उसके पितामह के जो है राज चिकित्सक थे जो है इनके पिता। तो ये जो है अरस्तू के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अरस्तू की रचनाओं पे। तो अरस्तू के द्वारा रचित तो कुल 400 ग्रंथ बताए जाते हैं। ये जो है पतले पतले ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथ तो अरस्तू के ऐसे हैं जो सिर्फ 2 या 3 पेज के ही हैं। तो कुल मिला के ग्रंथों की संख्या 400 है, लेकिन 3 अरस्तू के ग्रंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से पहला है पेरीपोई एथिकेस। और ये जो ग्रंथ का नाम है वो यूनानी नाम है। ये ग्रंथ का यूनानी नाम है। ग्रंथ का जो इंग्लिश नेम है वो क्या है? पोएटिक्स। अगर आप जो है ये दोनों में भटक मत जाना कि पोएटिक्स की जगह पे जो है आपको विकल्प चयन करना हो, फिर आप सोचने लगे यार पेरीपोई एथिकेस अरस्तू का ग्रंथ है। तो पेरीपोई एथिकेस जो शब्द है वो यूनानी शब्द है और जो पोएटिक्स शब्द है वो जो है इंग्लिश का शब्द है, लेकिन रचना वो जो है वो अरस्तू की ही है। फिर अगला जो है इनका ग्रंथ है वो रिटोरिक है। और इनका जो रिटोरिक है ये जो है एक तरीके से भाषा शास्त्र है। और इनका जो तीसरा ग्रंथ है वो है वसीयतनामा। और ये जो वसीयतनामा है इसको दासता से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। ओके भाई साहब, इसको जो है दासता से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं अरस्तू का ये वाला जो ग्रंथ है पेरीपोई एथिकेस।
तो अरस्तु का जो ये ग्रंथ है ये जो है 50 पृष्ठों का ग्रंथ है और 26 छोटे अध्यायों में विभक्त है। तो इसमें 50 पृष्ठों का ये ग्रंथ है और छोटे छोटे 26 अध्याय हैं। एक बार हम लोग नजर फिरा लेते हैं कि किस अध्याय में क्या है, क्योंकि परीक्षक का मूड किसी को नहीं पता, वो सवाल आपसे कुछ भी कर सकता है। तो जो 1 से 5 अध्याय हैं उनमें अरस्तु ने त्रासदी की बात की है, कॉमेडी की बात की है और महाकाव्य का वर्णन किया है। 6 से जो 19 भाग है ये जो है इस ग्रंथ का केंद्रीय भाग माना जाता है इस ग्रंथ का, और इसमें जो है अरस्तु ने त्रासदी का सविस्तार विवेचन किया है। अब एक अरस्तु का सिद्धांत आप में है त्रासदी का सिद्धांत, तो आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि जो अरस्तु का ग्रंथ है पेरिपोई एथिकेस के किस अध्यायों में त्रासदी का विवेचन हुआ है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 6 से 19 तक के भाग में अरस्तु ने त्रासदी का विवेचन किया है अपने ग्रंथ में। जो 20वां भाग है उसमें जो है व्याकरणिक विवेचन मिलता है, और जो 21 और 22 भाग हैं इसमें अरस्तु ने पदावली और लक्षणा का विस्तार से निरूपण किया है। 23 और 24वें भाग में अरस्तु महाकाव्य के रूपक का विवेचन करते हैं, और ये जो 25वां भाग है इसमें अरस्तु प्लेटो या फिर अन्य विद्वानों के द्वारा काव्य पर लगाए आक्षेपों का निराकरण करते हैं, और ये जो 26वां भाग है इसमें अरस्तु त्रासदी और महाकाव्य की तुलना करते हैं। तो ये जो है पेरिपोई एथिकेस के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये जो पेरिपोई एथिकेस है इसका जो है अंग्रेजी तर्जुमा जो है किया गया वो 1770 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया? टी विंस्टैनली के द्वारा किया गया, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा अंग्रेजी अनुवाद का? ऑन पोएटिक्स उन्होंने इसका नाम रखा। उसके बाद एक इनके बारे में और इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि पहली बार अरस्तु ने कला और ललित कला के मध्य में भेद किया, और इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। तो ये जो है अरस्तु के बारे में परीक्षा उपयोगी जानकारी थी। इससे जो है आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अरस्तु के काव्य सिद्धांतों पे, और काव्य सिद्धांतों में से अरस्तु का जो पहला काव्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण का जो सिद्धांत है, हम लोग उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो अनुकरण है, ये अनुकरण है क्या? तो ये अनुकरण यूनानी भाषा के मीमेसिस और अंग्रेजी के इमिटेशन का हिंदी शब्द रूप है। यानी हिंदी में अनुकरण, यूनानी भाषा में मीमेसिस और अंग्रेजी भाषा में इमिटेशन, ये तीनों चीजें एक ही बात है, भाषा का खेल है। ये प्रश्न आप लोग याद रखना कि यूनानी भाषा में मीमेसिस अनुकरण का जो है नाम है, जो है हिंदी रूप है अनुकरण, उसको जो है यूनानी भाषा में मीमेसिस कहा जाता है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे आगे। प्लेटो ने जो है काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से जोड़कर वर्णित किया, जबकि अरस्तु ने काव्य को एक स्वतंत्र विधा माना है। अरस्तु ने काव्य को एक स्वतंत्र विधा माना है। बता दें आपको, जो प्लेटो थे वो अरस्तु के गुरु थे, और प्लेटो ने भी जो है अनुकरण संबंधी सिद्धांत दिया था, लेकिन अरस्तु ने उसमें कुछ सुधार करते हुए या फिर जो है उनके सिद्धांत का एक तरीके से विरोध कह सकते हैं या फिर परिवर्धित रूप कह सकते हैं, अनुकरण सिद्धांत अपना दिया। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत हम पढ़ें, इसके लिए जरूरी है कि एक बार दृष्टि प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत पे डाल लें, जिससे आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें कि प्लेटो क्या कह रहे थे और अनुकरण भाई साहब अरस्तु भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो प्लेटो का ये मानना था कि प्लेटो ने कहा कि काव्य का जो है बहिष्कार कर देना चाहिए। प्लेटो जो है अपने अनुकरण के सिद्धांत में काव्य को बहिष्कृत करने की बात करते हैं,
क्योंकि ईश्वर ही सत्य है इनका मानना था, और इसकी अनुकृति है संसार, और संसार की अनुकृति है काव्य। अगर आपको प्लेटो का जो है अनुकरण का सिद्धांत याद आ रहा होगा, तो प्लेटो ने कहा था जो इस भौतिक जगत में जितनी चीजें मौजूद हैं उनका सारा विचार जो है आध्यात्मिक जगत में पहले से मौजूद है, और वो जो विचार है, वो जो प्रत्यय है, वही सत्य है। और इस भौतिक जगत में जो चीजें हैं उनका ये जो संसार है उन विचारों का अनुकरण है, और जो है जो काव्य है, जो कला है, इस संसार की चीजों का अनुकरण है। इसका मतलब काव्य एक तरीके से अनुकरण का ही अनुकरण है। तो प्लेटो जो है काव्य को क्या मानते हैं? अनुकरण का अनुकरण मानते हैं। और आगे वो कहते हैं कि अनुकरण सदैव अधूरा होता है, अतः संसार अर्ध सत्य है। संसार अर्ध सत्य क्यों है? क्योंकि संसार जो ईश्वर के विचारों का अनुकरण है, तो संसार अर्ध सत्य हो गया। और फिर इस तरीके से जो काव्य होगा वो चौथाई सत्य होगा, यानी 3/4 झूठ है, इसीलिए काव्य त्याज्य है। ये अनुकरण, ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा जो काव्य है वो अनुकरण का भी अनुकरण है, इसीलिए जो है प्लेटो ने बात की कि जो है काव्य को जो है त्यागना चाहिए, समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि काव्य जो है वो समाज को जो है गलत दिशा में ले जाता है, उत्तेजित करता है। तो इस तरीके की बातें प्लेटो ने अपने काव्य सिद्धांत में कही थी। लेकिन आज का हम लोगों का विषय ये नहीं है। आज का विषय है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है। तो हम लोग इस पे अब बात करेंगे विस्तार से कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है। अरस्तु के संबंध में, अनुकरण के संबंध में अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो नैतिक और सामाजिक नहीं, जो कि प्लेटो का था। प्लेटो का जो दृष्टिकोण था अनुकरण के संबंध में वो नैतिक था। नैतिक का मतलब प्लेटो एक तरीके से कहता था कि जो चीजें उपयोगी नहीं हैं उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। दरअसल जो काव्य है वो सत्य से 3 गुना दूर है, त्रिधापेत है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, इसीलिए उसको त्याग देना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं कहा। अरस्तु ने कहा कि जो है ये अनुकरण के संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक की उपेक्षा में अरस्तु ने जो है उसका सौंदर्य शास्त्रीय विवेचन एक तरीके से किया। और अरस्तु की ये जो है परिभाषा है कि काव्य कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है। ये बात जो है प्लेटो ने भी कही, काव्य कला प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु भी कह रहे हैं काव्य कला प्रकृति की अनुकृति है। पर अरस्तु ने जो है एक चीज बढ़ा के एक कदम आगे जाके क्या कहा? अरस्तु ने कहा लेकिन जो है अनुकरण जो है एकदम नकल ना होकर उसका क्या है? पुनः प्रस्तुतिकरण है। ये बात अरस्तु ने कही। अरस्तु आगे कहते हैं कि कवि अपनी रचना में हूबहू अनुकरण नहीं करता, वह वस्तु का श्रेष्ठतर या हीनतर रूप प्रस्तुत करता है। अरस्तु ने कहा कि अगर कोई चीज श्रेष्ठ है तो एक कवि उसको अपने काव्य में श्रेष्ठतर दिखाता है, अगर कोई चीज हीन है तो एक कवि अपने काव्य में उसको हीनतर दिखाता है। आगे जो है बात करते हैं अरस्तु कहते हैं अनुकरण केवल बाह्य आकृति का नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक मनोभाव एवं सृजन का भी अनुकरण होता है। और ये बात अरस्तु की आगे चल के दोष बन जाती है, क्योंकि अनुकरण वास्तविकता में बाह्य चीजों का भी हो सकता है, बाह्य जगत का ही हो सकता है। अनुकरण कभी आंतरिक मनोभावों का नहीं हो सकता। लेकिन अरस्तु ऐसा मानते हैं कि अनुकरण जो है आंतरिक मनोभावों का भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें जानते हैं। देखिए ये जो अनुकरण है भैया, अनुकरण जो है 3 रूपों में हो सकता है। अनुकरण 3 रूपों में हो सकता है। पहला रूप है प्रतीयमान रूप, यानी हमको कोई चीज जैसी दिख रही है उसका अनुकरण हम उसी तरीके से कर दें अपने जो है साहित्य में, अपने काव्य में, अपनी चित्रकारी में, तो वो हो जाएगा प्रतीयमान रूप। दूसरा रूप है संभाव्य रूप, या फिर वो चीज वैसी हो सकती है इस तरीके का हम अनुकरण करें। या फिर तीसरा एक रूप अनुकरण का और है कि उस वस्तु को वैसा होना चाहिए। तो प्रतीयमान रूप जैसा वह दिखाई देता है, संभाव्य रूप जैसा वह हो सकता है, और आदर्श रूप जैसा उसे होना चाहिए।
प्लेटो जो थे वो जो है अनुकरण के इसी रूप को स्वीकार करते थे कि काव्य को अनुकरण वैसा करना चाहिए जो चीज जैसी होनी चाहिए। लेकिन अरस्तु ने इन तीनों रूपों को स्वीकार किया है। प्लेटो इसके तीसरे रूप को कला में स्थान देने के पक्षपाती थे, जबकि अरस्तु तीनों प्रकार के अनुकृत रूप को मान्य करते हैं। अरस्तु कहते हैं किसी चीज का अनुकरण आप उसी रूप में कर सकते हैं, या फिर उसके संभाव्य रूप में कर सकते हैं, या फिर आदर्श रूप में भी कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई, आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो पहला तथ्य है कि कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अरस्तु कहते हैं कि जो अनुकरण है वो एक तरीके से मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ एक प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण की। वो अपने बाप को जैसे देखता है, अपनी माँ को जैसे देखता है, अपने बड़े भाई को जैसे देखता है, उस तरीके से अनुकरण करता है। तो अनुकरण क्या है? एक तरीके से मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ऐसा अरस्तु ने कहा। आगे, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है तथा अनुकृति वस्तु में मनुष्य का मूल सादृश्य देखकर आनंदित होता है। अरस्तु कहते हैं कि जो अनुकरण होता है वो एक तरीके से उसकी प्रक्रिया आनंददायक होती है, और अनुकृत वस्तु में मनुष्य मूल का सादृश्य देखकर आनंदित होता है। अब जैसे मान के चलिए किसी एक वृक्ष की बहुत शानदार पेंटिंग है, किसी एक पेड़ की बहुत शानदार पेंटिंग है, वो पेंटिंग हमको क्यों आंदोलित करती है, क्यों हमको आनंदित करती है? क्योंकि जैसा पेड़ हमने देख रखा है उसी सादृश्य की तरीके से, उसी की तरीके से वो हमको पेंटिंग दिखाई देती है, तो वो हमको आनंदित करती है। जैसे अगर किसी चीज को हमने कभी देखा ही ना हो, उसकी हमको पेंटिंग दिखाई जाए तो वो हमको उतना आनंदित नहीं करती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को देख चुके हो, मान के चलो हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को जो है हम लोगों ने वीडियोस वगैरह के माध्यम से देख रखा है, अगर उनकी कोई पेंटिंग बनाई जाए तो वो हमको जो है ज्यादा आनंदित करेगी, क्योंकि हम लोग उनको पहले से देख चुके हैं उनके जो है रियल रूप में। तो इस तरीके के कुछ बात अरस्तु करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक होती है। ये वाला पॉइंट तो वही हो गया भैया। अगला पॉइंट ये है कि कलाकार प्रकृति की वस्तुओं का अपनी कला के माध्यम से पुनः सृजन करता है तथा प्रकृति प्रदत्त कमियों को दूर करता है, अतः अनुकरण जो है उदात्त यानी कि महान होता है। अरस्तु कहते हैं जो कलाकार होता है वो अपनी कला के माध्यम से जो प्रकृति में कमियां हैं उनको एक तरीके से दूर करता है, जो प्रकृति की श्रेष्ठ चीजें हैं उनको एक तरीके से वो श्रेष्ठतर रूप में दिखाता है। इसीलिए अनुकरण जो होता है वो उदात्त होता है, महान होता है। हम जो है एक झील को अपनी इन आंखों से जैसे देखेंगे उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर हमको एक कवि दिखा सकता है अपनी रचना के माध्यम से। जितनी प्यारी नदी हमको इन आंखों से लगती है उससे कई गुना प्यारी नदी हमको एक साहित्यकार दिखा सकता है अपने अनुकरण से। तो अनुकरण जो है अरस्तु ने कहा एक तरीके से उदात्त होता है, एक तरीके से महान होता है। अब हम लोग अनुकरण के बारे में आलोचकों के कुछ कथन देख लेंगे। जैसे प्रोफेसर बूचर ने कहा है कि अरस्तु का अनुकरण सादृश्य के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान है। आपको बात समझ में आई होगी, अरस्तु भी यही चीज कहते हैं कि जो अनुकरण है वो पूर्णतया नकल ना हो के एक तरीके से क्या है, पुनर्सर्जन है। प्रोफेसर मरे कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। ये भी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो अरस्तु का दृष्टिकोण है वो अभावात्मक है, मतलब भावनात्मक नहीं है, वो अभावात्मक है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर अधिक बल दिया है। तो ये जो है नगेंद्र कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो ये अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है इसके कुछ दोष भी हैं जिन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अनुकरण में व्यक्तिपरक भाव तत्व की अपेक्षा वस्तुपरक भाव तत्व को अधिक महत्व दिया गया है। आगे इन्होंने कवि
इन्होंने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया, पर जीवन की विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतः चेतना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगला जो है इन पे दोष ये मढ़ा जाता है कि अरस्तु ने आंतरिक अनुभूति की बात कही है जबकि इसका अनुकरण नहीं होता। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, अरस्तु ने कहा कि जो है आंतरिक अनुभूतियों का अनुकरण किया जा सकता है जबकि इमोशंस का कोई अनुकरण नहीं कर सकता। इमोशंस हर व्यक्ति के अलग होते हैं, उनका अनुकरण नहीं होता। तो ये जो है अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत का एक दोष बन गया। आज के उपलक्ष्य में अनुकरण का उतना महत्व नहीं है, वर्तमान समय में कल्पना को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये जो है अनुकरण का एक सिद्धांत हमने आज पढ़ लिया। अगली क्लास में जो इनके जो है दो सिद्धांत शेष हैं, विरेचन का सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।